समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री से बड़ी संख्या में लोग मिले और अपनी फरियाद लेकर उनके समक्ष पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जन समस्याओं के निस्तारण के लिए और त्वरित और पारदर्शी समाधान के निर्देश जारी किए हैं। जनता दर्शन में पहुंचे लोगों को भरोसा दिलाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। प्राथमिकता के साथ उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। वहां पर मौजूद तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द सभी की समस्याओं का निस्तारण हो। किसी भी तरह की कोताही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये साफ किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा परिवार की वरिष्ठ सदस्य केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और भगवान श्री हरि विष्णु आपको स्वस्थ, सुदीर्घ एवं सुयशपूर्ण जीवन का आशीर्वाद प्रदान करे, यही प्रार्थना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वित्त मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट कर उनकी ओर से बधाई दी गई। उसी के साथ उनकी लंबी आयु की कामना भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी समन्वय और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस मुलाकात को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सीएम मोहन की ये मुलाकात राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच कई सारे विषयों पर बातचीत हुई। हालांकि किन विषयों पर ये बातचीत हुई है ये सामने अभी तक नहीं आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित दही हांडी समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हर साल की तरह इस बार भव्य आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने दही हांडी प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व समाज को एकजुट करने के साथ साथ परंपराओं को भी जीवंत बनाए रखते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और मंगल कामना की है। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन था और श्री बसंत अग्रवाल और उनकी पूरी टीम, उनके परिवार के लोग हर साल की भांति आज भी भव्य आयोजन किए थे, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे मंत्री टंकराम वर्मा जी, हमारे विधायकगण, हमारे सभी संगठन के लोग और निर्वाचित जनप्रतिनिधि, यहाँ के महापौर सब शामिल हुए और बड़ा भव्य रहा। और जो भी आज इस प्रतियोगिता को जीते हैं तो सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बसंत अग्रवाल इसी तरह से मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन करके सनातन धर्म को बढ़ाते रहे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत औरंगाबाद से की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनसे सीधे संवाद किया। कांग्रेस का दावा है कि ये यात्रा जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और मौजूदा सरकार की नीतियों की खामियों को उजागर करने के लिए चलाई जा रही है। बता दें कि राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है। बीते दिन इसका आगाज हुआ और आज दूसरा दिन है। औरंगाबाद से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी जो यात्रा उनकी ओर से शुरू की गई उसके दूसरे दिन यहां पर निकले हैं और ऐसे में उनका कहना यह है कि यात्रा लोगों को उनके मताधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखे हमले किए हैं। विज ने कहा कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा से संकेत मिलता है कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है
उन्होंने कहा कि मतदाताओं के नाम कटने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट ने इस पर अंतरिम आदेश भी दे दिया है, इसलिए विपक्ष को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। विज ने आगे कहा कि देशभक्ति की बात करने वाला और देश हित में काम करने वाला हर व्यक्ति कांग्रेस को विलेन नजर आता है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि विभाजन के लिए माउंटबेटन, जिन्ना और कांग्रेस भी जिम्मेदार है। विभाजन के कारण लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, जिसके दस्तावेजों पर कांग्रेस नेताओं, जिन्ना और माउंटबेटन के हस्ताक्षर मौजूद हैं। जहां तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय का विश्वास कर लें, इनकी यात्रा से तो ये अर्थ निकलता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम आदेश भी दे दिया तो इनको उसका करना चाहिए। इनकी यात्रा से कोई कोर्ट अपने फैसले तो बदल नहीं सकता कि इनकी यात्रा निकल रही है तो इसलिए कोर्ट अपना फैसला बदल दे। तो एनसीईआरटी के जो मॉड्यूल है उसके अंदर जिन्ना कांग्रेस और माउंटबेटन को कांग्रेस विभाजन का जिम्मेदार ठहराया तो बिल्कुल ठीक है। विभाजन के लिए माउंटबेटन तो है ही है, जिन्ना भी है और कांग्रेस भी है। जो कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताती है, उसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया, 10 लाख लोग मरे और करोड़ों में लोग विस्थापित हुए। और वो जो दस्तावेज है, जो पार्टीशन का दस्तावेज है, उस पर इन सबके साइन है, कांग्रेस के भी साइन है, जिन्ना के भी साइन है और माउंटबेटन के भी साइन है। तो जिम्मेवार तो वही है जिनके हस्ताक्षर हैं उसके ऊपर। वो जो उनकी संस्थाएं जो भी थी वही जिम्मेवार। कांग्रेस का कहना है कि इतिहास का अगर कोई सबसे बड़ा विलन है तो वो आरएसएस है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ये बयान दिया। देखिए, ऐसा है, इस देश में जो भी देश प्रेम की बात करेगा, जो भी देश के लिए काम करेगा, वो इनको विलन नजर आता है। तो प्रधानमंत्री ने पहली बार भाषण में आरएसएस का जिक्र किया, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। मेरी बात सुनिए, क्यों ना करें जिक्र। विश्व की सबसे बड़ी संस्था और देशभक्त संस्था, उनका लाल किले की प्राचीर से क्यों ना जिक्र किया जाए, क्यों ना बताया जाए। तो बताया, प्रधानमंत्री जी ने सबको बताया कि ये सबसे ज्यादा देश के लिए काम कर रही है। और इस बीच छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजापुर में नक्सली हमले को लेकर एक खबर है और दुखद खबर ये कि एक जवान भी शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है। आईईडी धमाके में एक जवान शहीद हो गए हैं। बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में 3 घायल हैं। सुरक्षा बल पर नक्सलियों का ये बड़ा हमला है, जिसमें एक शहीद हो गए हैं और बेहद ही दुखद खबर है। छत्तीसगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बल लगातार पूर्ण रूप से मुस्तैद है। और बीजापुर से खबर आ रही है, जहां पर नक्सलियों ने एक ब्लास्ट किया और इस आईईडी धमाके में एक जवान शहीद हो गए हैं, तो वहीं 3 घायल हैं, ये बताया गया है। तो वैसे में लगातार सुरक्षा बल इस पूरे इलाके में एक्टिव हैं और नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान जो है वो युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लेकिन नक्सली जो है लगातार ब्लास्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा बल भी उनके मंसूबों को धाराशायी करने के लिए जमीनी स्तर पर जुटे हुए हैं। और इस बीच दुखद खबर यह आ रही है कि एक जवान भी इस ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं, जबकि 3 इसमें घायल हैं, उनका इलाज अभी चल रहा है। बीजापुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर यह ब्लास्ट किया है और इसमें एक जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 इसमें घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। और अधिक जानकारी आना अभी शेष है कि 3 जवान जो घायल हुए उनके हालात फिलहाल कैसे बने हुए हैं। बीजापुर में यह धमाका हुआ, ये बताया गया है। और इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका से बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल को बम की धमकी मिली है। डीपीएस स्कूल को बम होने की धमकी मिली है। स्कूल 7 बजे यहां पर जो है कॉल आया और धमकी दी गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। छात्रों को परिसर से बाहर निकाला गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड की मदद से जो है चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है और इस
आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी कई बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। इस बीच डीपीएस को ये धमकी मिली है, जिसके बाद से यहाँ पर लगातार मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बच्चों को स्कूल परिसर से बाहर निकाल दिया गया है और कोना कोना फिलहाल खंगाला जा रहा है। कुछ भी ऐसा संदिग्ध पाया जाता है तो आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। डीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और हालांकि कैसे और किसने ये धमकी दी है, इस बारे में अधिक जानकारी आना अभी शेष है। दिल्ली के द्वारका से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिससे आसपास के इलाकों में जो है हड़कंप मच गया है। डीपीएस द्वारका स्कूल को ये बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, डीपीएस स्कूल की ये तस्वीर जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ऐसे में अभिभावकों में भी एक डर का माहौल है, इसलिए सभी बच्चों को स्कूल परिसर से बाहर निकाल दिया गया है और ऐसे में यहाँ पर खोजबीन फिलहाल की जा रही है। पुलिस जो है मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड भी मौके पर मौजूद है और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद होते हुए चप्पा चप्पा यहाँ पर खंगाला जा रहा है। तो ऐसे में कुछ भी संदिग्ध अगर यहाँ से मिलता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी और देखना ये भी होगा कि जिसकी ओर से कॉल कर ये धमकी दी गई है उसके बारे में आगे कार्रवाई में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। किश्तवाड़ जिले के चशोती गांव में आई भीषण बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है। प्रशासन लगातार खोज और बचाव अभियान में जुटा है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू के अनुसार अब तक इस प्राकृतिक आपदा में 61 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं, तो वहीं इलाके के प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए आपात व्यवस्थाएं फिलहाल तेज कर दी हैं। खबर मुंबई से है, जहां चिरा बाजार इलाके में स्थित एक इमारत की सीढ़ी का हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज फिलहाल चल रहा है और फिलहाल इमारत की स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है। हादसे के कारणों की जांच के लिए प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है और क्या कुछ हादसे के पीछे कारण रहे हैं, पहले से क्या कुछ हालात इस बिल्डिंग के बने हुए थे, इस बारे में पूरी जांच की जाएगी। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा जो हिस्सा था सीढ़ियों वाला किस तरीके से मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और इसी मलबे में 3 लोग जो है दब गए थे, जो कि घायल हो गए और फिलहाल उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और ऐसे में प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जाँच की जाएगी किस हालत में ये बिल्डिंग बनी हुई थी और ऐसे में जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी होगी। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। ताजा वीडियो राजधानी के लोहा पुल से सामने आया है, जहां नदी का पानी तेजी से बह रहा है। लगातार बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। तो वहीं हालात पर नजर रखने के लिए संबंधित विभागों की टीम मौके पर तैनात कर दी गई है और लगातार जो लोहे पुल के पास जो नदी बहती है उसका जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि बहाव जो है वो बेहद तेज है, जिसके चलते आसपास के जो इलाके हैं उनमें बाढ़ का खतरा बन गया। इसलिए प्रशासन की ओर से हिदायत दी जा रही है, अपील ये की जा रही है कि जो भी लोग नदी और नालों के पास रहते हैं वो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। हालांकि प्रशासन का पूरा सहयोग भी इसमें है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। तो ऐसे में एहतियातन यहाँ पर फिलहाल एडवाइजरी जारी कर दी गई है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। हालांकि वाटर लेवल पर भी लगातार यहाँ पर नजर बनी हुई है। टीमें यहाँ पर तैनात हैं जो कि वाटर लेवल की मॉनिटरिंग कर रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर को बीते दिन एक ऐतिहासिक तोहफा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 मेगा हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी कि UER2 ये सिर्फ कंक्रीट की सड़कें नहीं बल्कि नए भारत की आत्मनिर्भर और तेज विकास का प्रतीक है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। आज लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाना, यात्रा समय कम करना और दिल्ली वासियों को जाम से राहत दिलाना है। इन परियोजनाओं में दिल्ली खंड का द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 शामिल है।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, जिसमें उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया, दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन में एक नया अध्याय जुड़ गया। ये दोनों सड़क परियोजनाएं न सिर्फ यातायात का दबाव घटाएंगी, बल्कि दिल्ली को एक स्मार्ट और सस्टेनेबल राजधानी के रूप में स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ उद्घाटन किया, बल्कि निर्माण में लगे श्रमिकों से भी संवाद किया। ये वही हाथ हैं जो आज के भारत को भविष्य के सपनों से जोड़ रहे हैं। इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कई खास बातें कही। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार रोड 2 का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे का नाम द्वारका है। जिस स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा है वो रोहिणी है। मैं भी द्वारकाधीश की धरती से ताल्लुक रखता हूँ। पूरा माहौल बहुत कृष्णमय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई के काम में निरंतर जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अर्बन एक्सटेंशन रोड के निर्माण में लाखों टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है। साथियों, परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। और साथियों, दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। इसी कड़ी में अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि ये दिवाली और ज्यादा शानदार बन सके। तो वहीं इस खास मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं से दिल्ली एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इन राजमार्गों के कारण दिल्ली में 50% ट्रैफिक जाम की समस्या अब कम हो जाएगी। वैसे ये डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है, पर सिंगल लेन का हिसाब किया जाए तो ये 563 किलोमीटर है। इसमें टनल्स है, ब्रिजेस है और इसके साथ साथ हरियाणा को और दिल्ली के जोड़ने वाले अनेक रोड को भी हमने अच्छी तरीके से बनाया ताकि इसका फायदा जनता को हो। और हमारे अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज काम जो किया है बहुत अच्छा किया है। कभी काम अच्छा नहीं होता तो मैं उनसे नाराज भी होता हूं। इस काम का परीक्षण करने के लिए मैं आया था। उस समय सक्सेना जी मेरे साथ थे
एक एक चीज हमने बारकाई से देखी थी और एक अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट हुआ है। ये प्रोजेक्ट करते समय हमारे विभाग के सचिव निवृत्त हुए युद्धवीर मलिक, इन्होंने काफी बड़ा सहयोग ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, अड़चनों को सुलझाने के लिए उनका भी मिला, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली एनसीआर के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के दूरदर्शी नेता हैं, जिनकी सोच में भारत का प्रत्येक नागरिक शामिल है। ज्योति प्रज्वलित हुई है और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपके नेतृत्व में बिताए गए 5 महीने के गहरे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूं कि आप देश के वो दूरदर्शी नेता हैं जिनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल है, जिनकी नीति में भारत का हर प्रदेश बराबरी का हिस्सेदार है, जिनके संकल्प में भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप वह शक्ति हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। आप वह भावना है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया और आप वह नेतृत्व हैं जिसने भारत को नए भारत के पथ पर तेज कदमों से आगे बढ़ाया है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक और यादगार दिन है। ये दिन हरियाणा और विशेषकर एनसीआर के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। आज का दिन ये हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।